हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंटरनेशनल लॉ की कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, ये कहाँ से आता है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, कितनी इसकी ब्रांचेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और ये बेसिकली किसके लिए बनाया गया है, मतलब किन किन पर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अब जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें, हमें पता है कि हमारा अगर कोई लॉ है, कोई कानून है, तो भाई वो कहाँ से बनेगा। देखो, या तो वो पार्लियामेंट में बनेगा, या तो वो बनेगा लेजिस्लेचर्स में, स्टेट्स की विधानसभाओं में, या सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, या फिर हाई कोर्ट्स बनाएंगे। ठीक है। मेजर ये चार ही इंस्टीट्यूशन है जो लॉ बनाते हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं ऑर्डिनेंस वगैरह से, लेकिन मेजर चार चीजें हैं। ठीक है। अब इंटरनेशनली देखें, ना कोई पार्लियामेंट है जिस जो सबको अपने कंट्रोल में, या फिर जिसके अंडर सारे स्टेट्स आते हो, सारे देश आते हो, ऐसा नहीं है। कोई एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो यार इंटरनेशनल लॉ बनेगा कैसे, और ये होता क्या है, क्यों बनाते हैं, मतलब इसका आज हम बेसिक जानेंगे। ये पूरी सीरीज में इंटरनेशनल लॉ की बना रहा हूँ, तो आपके वेरियस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आपको इसकी हेल्प पड़ सकती है, और आपको वैसे पता भी होना चाहिए डे टू डे लाइफ में कि इंटरनेशनल लॉ क्या है और क्या क्या इसके अंडर में आता है। तो चलिए, एक कोशिश है मेरी कि आपको ईजी लैंग्वेज में नोट्स के साथ मैं समझा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इज, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। देखो, इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स रिलेशंस। अब ये कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ये रिलेशन गवर्न करते हैं किसके बीच का, ध्यान से सुनना, स्टेट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, एंड इन सम केसेस इंडिविजुअल्स का भी। तो ये तीन चीजों के बीच का रिलेशन गवर्न करता है, वही ये लॉ कहलाता है, इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। अब रिलेशन किसके बीच का होगा, स्टेट्स। अब यहाँ पे आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो स्टेट्स का हमेशा मतलब होगा कंट्री। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेट की डेफिनेशन भी डिफाइन की गई है। वो मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि स्टेट की क्या डेफिनेशन है इंटरनेशनल लॉ में। तो आप स्टेट का मतलब जानिए कंट्री है, तो कंट्रीज के बीच का कोई भी रिलेशन होगा उसे ही गवर्न करेगा। सेकंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी, जैसे हमारा यूएन हो गया, जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बीच का रिलेशन गवर्न करता है। और सम केसेस में इंडिविजुअल्स के बीच का भी रिलेशन गवर्न करता है। मतलब इंडिया के इंडिविजुअल अगर यूएस के इंडिविजुअल से कुछ डील करता है, तो उनके बीच का भी रिलेशन ये गवर्न करता है इंटरनेशनल लॉ। वो कैसे होगा आगे हम समझेंगे, अभी आपने इसका एक बेसिक डेफिनेशन जाना। अब देखिए, it provides a legal framework for addressing global issues such as diplomacy, trade, human rights, war and the environment। ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आओ भाई ग्लोबल इश्यूज पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। एक फ्रेमवर्क देता है कौन कौन से इश्यूज के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, ट्रेड के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, वॉर के लिए, और एनवायरनमेंट के लिए। तो ये मेजर टॉपिक्स है जिसके बारे में इंटरनेशनल लॉ ध्यान रखता है और सारी कंट्रीज को एक साथ बुलाता है। तो ये इसका हो गया एक बेसिक सी डेफिनेशन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब भाई सोर्सेज क्या है, कहाँ से आएगा इंटरनेशनल लॉ। ना कोई पार्लियामेंट है, ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ से आएगा। तो आईसीजे स्टैट्यूट की आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। अब आईसीजे स्टैट्यूट क्या है, अगर आप कमेंट में बोलेंगे, डिमांड आएगी आपकी, तो मैं इसको ज़रूर इसके लिए ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो इसमें क्या मेंशन है देखिए, इंटरनेशनल लॉ इज प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आता है, ट्रीटीज एंड कन्वेंशन से आएगा। अगर देखो कहीं पे लॉ नहीं है तो वो लॉ कहाँ से बनेगा, हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट से। अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो बेसिकली आपने और उस पार्टी ने भी एक लॉ बना दिया है, क्योंकि अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातें आप दोनों के बीच में लॉ का काम करेगी। ठीक है ना। तो कैसे बनता है, जहाँ पे कोई लॉ नहीं होता तो वहाँ पे ट्रीटीज से बनता है, कन्वेंशन से बनता है। तो फॉर्मल एग्रीमेंट्स बिटवीन स्टेट्स, इंडिया का कोई भी एग्रीमेंट होता है यूएस से या फिर कनाडा से या फिर किसी भी कंट्री से, तो वो क्या हो गया, उनके बीच का एक लॉ हो गया। अगर वो उसको फॉलो करते रहते हैं तो वो एक उनके बीच का एक कस्टम भी बन जाता है। ठीक है ना। तो वो हम बात आगे करेंगे। पहले अगर हम देखें तो ट्रीटी कोई भी हम करते हैं किसी कंट्री से, या कन्वेंशन कोई भी बनता है, तो वो एक लॉ बन जाता है और वही धीरे 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 आके इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने लग जाता है, तो वो इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर हो गया, जेनीवा कन्वेंशन हो गए। सेकेंड इज, इसका सोर्स है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ।
कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो हम करते गए और फिर हमें पसंद आई, कंट्रीज़ को पसंद आई, तो वो उसने एक लीगल ऑब्लिगेशन का रूप ले लिया और वो बन गया हमारा सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। थर्ड वन इज़ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। इसमें क्या है कि फंडामेंटल लीगल कॉन्सेप्ट्स रिकॉग्नाइज अक्रॉस वेरियस लीगल सिस्टम। अब कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं लॉ के जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? वो बहुत ही बेसिक फैक्टर्स होते हैं, तो वो भी किस में आएगा? सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में आएगा। एंड फोर्थ इज जुडिशियल डिसीजंस एंड राइटिंग्स ऑफ स्कॉलर्स। कोई भी जजमेंट आया, कोई भी स्कॉलर की कोई राइटिंग आई, पब्लिश हुई, इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कोई डिसीजन दिया, वो कहाँ जाएगा? सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि वहाँ से लॉ ओरिजिनेट होता है। तो ये 4 हैं इसके सोर्सेज, याद रखना। ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, कस्टमर इंटरनेशनल लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड जुडिशियल डिसीजंस एंड राइटिंग्स ऑफ स्कॉलर्स। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको ऐसे ही एज इट इज याद करने पड़ेंगे। अब ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देखो भाई, इंटरनेशनल लॉ को हम बेसिकली कितनी ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं? ब्रांचेस का मतलब पता है ना आपको? टाइप्स बोलो या काइंड्स बोलो। इसकी मेजरली 3 ब्रांचेस हैं। पहला होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, अगर आप अपनी बुक को ध्यान से देखेंगे, अगर आपके पास इंटरनेशनल लॉ की बुक है, तो उसमें भी लिखा होगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बुक है, ठीक है ना? तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो हम पूरा पढ़ ही रहे हैं, और ये होता क्या है? बेसिकली ये वही होता है जो सभी स्टेट्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे, इंडिविजुअल्स पे एक समान लगता है, एक समान एप्लीकेबल होता है। ये डील करता है राइट्स, ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है ना? जैसे भाई ह्यूमन राइट्स क्या होंगे, लॉ ऑफ वॉर में क्या होगा, तो ये अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सारी कंट्री के लिए एक जैसा ही डिफाइन किया गया है, तो ये होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब प्राइवेट, इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, मान लीजिए हमारे यहाँ का इंडिविजुअल को यूएस के इंडिविजुअल से कोई बिजनेस करना है, वो अपने बीच में क्या शर्तें रखते हैं, क्या चीज़ें रखते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, वो हो गया उनका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है? एंड थर्ड वन इज, ये जो वर्ड है शायद आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा पहले, सुप्रा नेशनल लॉ। ये होती है, ये वो लॉ है जो एक सीमित ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसके कुछ मेंबर्स हैं और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हम इसके मेंबर्स हैं और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, इसकी सारी जो भी बातें होंगी वो हम पे एप्लीकेबल होगी। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, जैसे हमारा मान लीजिए आसियान है, ASEAN, सार्क है, ठीक है ना? तो ये जितने भी हमारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि जिसमें सारी कंट्रीज़ नहीं है, सिर्फ कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ हैं, तो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सिर्फ उन्हीं कंट्री तक जाएँगे, बाकी और किसी पर वो फॉलो नहीं होंगे। तो ये इसकी 3 ब्रांचेज़ हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एंड सुप्रानेशनल लॉ। आई होप दिस इज़ आल्सो क्लियर। तो अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब भाई इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं? सब्जेक्ट्स का मतलब है कि ये इंटरनेशनल लॉ किस पर लगने वाला है, कौन इसके अधीन आता है। तो इंटरनेशनल लॉ के अधीन कौन-कौन आएगा? फर्स्ट वन इज़ स्टेट्स, क्योंकि जिसकी पूरी बात ही हो रही है, कंट्रीज़ इंटरनेशनल लॉ का ही टॉपिक है। तो कंट्रीज़ अब स्टेट बोलते हैं, और वो भी मेन एक्टर्स जिनके पास अपनी सॉवरेनिटी हो। सॉवरेनिटी मतलब समझते हो? जो मतलब डिसीज़न लेने में इंडिपेंडेंट कंट्री होती है, उसको बोलते हैं उसकी सॉवरेनिटी। अभी आप बेसिकली ये समझिए कि सॉवरेनिटी मतलब हम अपना डिसीज़न खुद लेंगे, हमारा डिसीज़न कोई और कंट्री अफ़ेक्ट नहीं कर सकती, ये हमारा इंटरनल चीज़ है। तो हमारे पास सॉवरेनिटी है। तो स्टेट्स इसका एक सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स पे लगता है। सेकंड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे लगता है, UN, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब चीज़ें हो गई, इन सब पर भी इंटरनेशनल लॉ लगता है। एंड इंडिविजुअल्स पर भी लगता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। पर इंडिविजुअल्स पे बस एक लिमिटेड एक्सटेंट तक लगता है। कहाँ कहाँ पे लगेगा? अगर ह्यूमन राइट्स की बात आएगी वहाँ पे लगेगा, और अगर कोई क्रिमिनल लॉ की बात आएगी तो वहाँ पे लगेगा, ठीक है ना? अगर वॉर क्राइम हुआ तो वॉर क्राइम किस पर होगा? इंडिविजुअल पर होगा, तो वहाँ पे इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो गया इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है ना? अगर ह्यूमन राइट्स किसी के अफेक्ट हुए तो वो हो गया इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक। अदरवाइज इंडिविजुअल्स इंटरनेशनल लॉ में कवर नहीं होते हैं, ठीक है ना? ये 2 ही चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स कवर होंगे, बाकी स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर ही इंटरनेशनल लॉ लगता है। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। एंड ये इस पूरे सीरीज़ का एक स्टार्टिंग वीडियो था, एक टॉपिक था, ताकि आपको थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन मिल जाए। तो स्टे ट्यून्ड, एंड इसकी वीडियोज़ और आती रहेगी, देखते रहिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।